निम्नलिखित में से कौन सा सह संयोजक यौगिक है, बताइए कौन सा एक सह संयोजी यौगिक है। तो यहां पर आपका जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से सही आंसर है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सह संयोजी यौगिक है। सह संयोजी यौगिक में आपके अधातु यौगिक आते हैं, ठीक है, अधातु यौगिक जिसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल कंपाउंड बोलते हैं, वो आते हैं, ठीक है, सह संयोजी यौगिक में। और इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझा द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। सह संयोजी यौगिक में कौन आते हैं भैया, नॉन मेटल, याद रखना, ठीक है, नॉन मेटल जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन है भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर एक सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण क्या है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा विषम चक्रीय यौगिक है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जो है एक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है, विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरकों के निर्माण में आपका, आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम यूज होता है। जो भी खेती वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के उर्वरक होते हैं। एक तो आपका होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट। और तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है पोटाश, है ना, पोटेशियम। पोटाश उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फेट, ये तीनों उर्वरक होते हैं जो खेती करते हैं। जिनको याद है उर्वरक के बारे में उनको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सही कथन चुनना है आपको, बताइए सही कथन क्या हो जाएगा। चार कथन आपके लिए दिए हुए हैं, सही कथन क्या हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं आपको, देखो, एक जो मिश्रण होता है ना, मिश्रण, एक मिश्रण के गुणधर्म जो है उसके घटकों के समान ही होते हैं। इसका क्या मतलब है, एक मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बन जाता है, ठीक है, याद आया, समझ में आया। तथा इसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या फिर भौतिक विधि द्वारा पृथक भी कर सकते हैं आप। तो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान होते हैं भैया, जो मिलाओगे ना उसी के जैसे तो होंगे मिश्रण, नाम ही उसका मिश्रण। तो आप उसमें जो जो मिला दोगे तो उसके गुणधर्म वैसे वैसे हो जाएंगे। ये तीनों गलत हो जाएंगे आपके, है ना, किसी भी अनुपात में मिला सकते हो, है ना। अच्छा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, बताइए। आपको जो फर्टिलाइजर चाहिए नाइट्रोजन युक्त होना चाहिए। तो इसका सही बात है भैया, जब नाइट्रोजन युक्त है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, नहीं, अमोनिया। अमोनिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में तो रहती है। हैबर विधि द्वारा आप जो है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया जा सकता है, जिससे जिसके ऑक्सीकरण के उपरांत नाइट्रेट या फिर नाइट्राइड बनता है, जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है। तो याद रखना, सबसे पहले आप हैबर विधि द्वारा क्या बनाओगे, अमोनिया। फिर अमोनिया का ऑक्सीकरण के उपरांत आपको क्या मिलेगा, नाइट्रेट। क्या मिलेगा, नाइट्रेट, या फिर क्या मिलेगा, नाइट्रेट के अलावा नाइट्राइड मिलेगा, ठीक है, नाइट्राइड। तो इसमें जो है ये नाइट्रेट या नाइट्राइड जो होता है ना, ये है आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ठीक है। मोस्टली लोग यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कर रहे होंगे, जो कि गलत है, याद रखना, अमोनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन तत्व नहीं होता, इनमें से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता। तो भैया देखो, इसमें भी होता है, यूरिया में भी होता है आपका, ठीक है, नमक सोरा में भी होता है, मिर्ची नमक सोरा में भी होता है। नाइट्रोजन नहीं होता चूने के सुपरफास्फेट में, याद रखना, चूने का सुपरफास्फेट एक उर्वरक है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र बता देता हूं आपका, इसका रासायनिक सूत्र है CaH2PO3। ये है चूने का सुपरफास्फेट का रासायनिक सूत्र। और देखो इसमें आपको कहीं भी नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, इस फॉर्मूले में CaH2PO4 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी नाइट्रोजन नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो,
समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन। तो औसत लवण की मात्रा यहाँ पर समुद्र के जल में जो होती है वो होती है 3.5%। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना होता है? तो 35 ग्राम होता है प्रति लीटर में। हर लीटर में 35 ग्राम लवण होता है समुद्र के पानी में, ठीक है। इसलिए उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, सक्रियत आपंक उपचार को क्या कहा जाता है? बताइए, सक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो सक्रियत आपंक उपचार जो है आपका, वो कहलाता है आपका जैविक उपचार, ठीक है। सक्रिय आपंक उपचार औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। किसकी? जो गंदा पानी होता है ना, जो औद्योगिक से आता है और सीवेज की नालियों से आता है, उसके ट्रीटमेंट को कहते हैं, है ना। यह एक जैविक उपचार है, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। याद रखना, क्या नाम है? सक्रियत आपंक उपचार, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, खतरनाक नाम है ना? हाँ, खतरनाक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है भैया? तो निम्न में से कार्बन का एक रूप कौन सा नहीं है? तो इसमें से कार्बन का आपका रूप नहीं है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है आपको? है ना। तो हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है, क्योंकि हेमेटाइट का अणुसूत्र Fe2O3 होता है और यह आयरन और ऑक्सीजन, है ना, आयरन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है हेमेटाइट। बाकी ग्रेफाइट आपको पता है, चारकोल भी पता है, काजल भी पता है, ये सब कार्बन के रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत क्या होता है? सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत क्या होता है? तो सुन लो, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत 0 होता है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है ना, तब सीसा पेंसिल बनता है। ग्रेफाइट को मिलाएंगे आप, किसको? ग्रेफाइट को मोम के साथ। किसके साथ? मोम के साथ, तब आपका सीसा पेंसिल बनेगा। तो 0% होता है सीसा पेंसिल में सीसा का, है ना। अच्छा क्वेश्चन, आप देखो, सीसा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो ये तो बिल्कुल नहीं की जाती, ये भी नहीं की जाती, ये भी नहीं की जाती। अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट को मोम से मिलाकर सीसा पेंसिल बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, लेड या सीसा संचालक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है भैया? बताओ। सीसा संचालक बैटरी को जैसे ही आप चालू करोगे, प्लस माइनस लगा के और चालू कर दिया, वो आवेशित हो जाएगी, तो क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ठीक है। लेड संचालक बैटरी में अवशोषित होने पर सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहां पर जिप्सम लवण हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। इसका उपयोग काय में किया जाता है? शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के रूप में। पांव में प्लास्टर चढ़ता है, हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, और काय में किया जाता है? तो सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में पीओपी, सुना होगा ना, पीओपी का इस्तेमाल खूब किया जाता है, लपक के किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला बता दूं पीओपी का, याद कर लोगे? तो याद कर लो भैया पीओपी का फॉर्मूला, कई लोगों को याद भी होगा। CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, ठीक है, ये होता है आपका पीओपी का फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? बताइए, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? तो हैलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में फ्लोरीन की जो है अधिक अभिक्रियाशील कहलाती है। इसकी वियोजन ऊर्जा कम और
उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, याद रखना, या अधिक अभिक्रियाशील होती है ना। ये सिर्फ किस किस से नहीं करती है, देख लो। देखो जो हैलोजन में आपकी फ्लोरीन होती है ना, वो आपकी O2, ठीक है, N2, HE, NeAr, 1 2 3 4 5 को छोड़कर भैया सभी तत्वों के साथ संयोजन करती है। सोच लो, सभी तत्वों के साथ सहयोग बना लेती है, तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है इन 5 तत्वों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है भैया? तो भैया लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है आपकी ब्रोमीन। यहां पर ब्रोमीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 7वें मुख्य समूह का तत्व है, 7वें समूह का तत्व है, और सामान्य ताप पर यही अधातु द्रव अवस्था में, केवल एक ही अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। याद कर लो सभी, तुरंत याद करो, क्या है? ब्रोमीन। याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, बताइए एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो भैया एथिल अल्कोहल का डाईमेथिल ईथर जो है आइसोमर है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? डाईमेथिल ईथर जो है एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर जिस यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं भैया समायवी या फिर आइसोमर कहलाते हैं वो। तथा यह परिघटना आपकी जो रहती है ना, तो यह परिघटना आपकी समावयवता कहलाती है, याद रखना, ठीक है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो पैन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फाइड अयस्क, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क फेन प्लवन विधि अयस्क और गैंग की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि से होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा कॉपर, लेड और जिंक के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। किस किस के? तो कॉपर के अयस्क होते हैं जो आपके, लेड मतलब सीसा, और जिंक के अयस्क। इसी विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? ये आपके केमिस्ट्री के बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन है। तो फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो फोटोग्राफी के लिए किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, ठीक है। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस मतलब इमल्सन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन मतलब सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में विलय होते हैं, जिससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है भैया। तो भैया फिल्म बनाने के लिए सोडियम ब्रोमाइड, याद रखना, पिक्चर बस नहीं देखना है, ये क्वेश्चन भी याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का क्या नाम है? तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले कि सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है हाइपो रासायनिक के रूप में, ठीक है। हाइपो रासायनिक के रूप में सोडियम थायोसल्फेट को, और आपका फिल्म बनाने के लिए लवण कौन सा यूज होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका लवण है, और आपका हाइपो रसायन सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। लवण और हाइपो रसायन समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ के पढ़ो, 2 बार देख लेना वीडियो, अच्छे से याद हो जाएगा। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताइए क्यों किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? जो प्लेट रहती हैं, तो क्यों किया जाता है भैया? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। थोड़ी देर पहले बताया, कान खोल के सुनोगे मेरी बातें तो बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन का आंसर याद होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पुराने तत्व
तेल चित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं बताइए। तो जो पुराने तत्व रहते हैं, तेल चित्र रहते हैं, वो आपके रहते हैं PBS। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पुराने तेल चित्र लेड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं, ठीक है, तथा इन रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका जो है लेड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाएंगे, आपको दोबारा उस चित्र को उभारना है तो आप किसका यूज करोगे? H2O2। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है भैया बताइए। तो शर्करा या फिर मंड के किण्वन से आपका एथेनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। वह रासायनिक परिवर्तन जो यीस्ट और जीवाणुओं की उपस्थिति में शर्करा को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या कहलाता है भैया? तो वह रासायनिक परिवर्तन, केमिकल लोचा, जो ईस्ट और जीवाणुओं की उपस्थिति में, ईस्ट और जीवाणु डले हों किसमें? शर्करा में, तो उसको एथिल अल्कोहल बना देता है, उसको किण्वन कहते हैं। किण्वन बता दिया मैंने, किण्वन याद कर लेना। याद हो गया किण्वन? हाँ, समझ में आ रहा है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल क्या करते हैं? थर्मोकपल ताप मापन एवं ताप नियंत्रण के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका जो अमीटर दिया है ना, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर नापता है द्रव के आपेक्षिक घनत्व को। और वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर वोल्टेज को मापता है। याद रखना, ये चारों बता दिए मैंने, चारों ऑप्शन में जो दिए सब बता दिए, ठीक है। याद रहेगा? हाँ, याद तो रहना चाहिए भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है बताइए। तो कौन सी अक्रिय गैस इनमें से यौगिक बना सकती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जिनोन। जिनोन जो है यौगिक बना सकती है। जिनोन की खोज किसने की थी? तो विलियम रैमजे ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। विलियम रैमजे, इन्होंने जिनोन की खोज की थी, याद रखना, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 54 है। और कब की थी खोज ये भी बता दूं आपको, 1898 में जो है जिनोन की खोज हुई थी, 1898 में, ठीक है। तो याद रखना कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो जिनोन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे लगे ये क्वेश्चन? इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कब? जो पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लो भैया। अब आपको जो है बहुत सारे MCQ भर भर के मिलने वाले हैं इस चैनल पर, तो हमसे जुड़ जाना। और बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। कमेंट करके बताना, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो, ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखो भैया, है ना। सभी ध्यान रखो, कमेंट करके जो भी पूछना हो पूछ सकते हो, मैं कमेंट आपके पढ़ लेता हूँ, कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, आसपास स्वच्छता सफाई बनाए रखिए और स्वस्थ रहिए भैया। भी जितना स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हेल्दी खाइए, बहुत बढ़िया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।